हेलो, देखते हैं आज अध्याय 7 जीव जन्म कैसे करते हैं। आइए उसके बारे में विस्तार पूर्वक आज हम लोग जानते हैं कि जीवों में जन्म की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और आखिर जीव जन्म करते ही क्यों हैं। सारा सवाल का जवाब आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जीवों के जन्म की प्रक्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम कुछ मूलभूत प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इनसे कहना है कि कुछ मूलभूत प्रश्न है उस पर चर्चा पहले कर लिया जाए, इसके बाद जीव के जन्म हम चर्चा करेंगे। जैसे कि जीव जन्म करते क्यों हैं। वास्तव में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसी आवश्यक जैविक प्रक्रमी की तुलना में किसी विशिष्ट का मतलब जीव, ये याद रखिएगा, विशिष्ट मतलब जीव को जीवित रहने के लिए जन्म आवश्यक नहीं है। यानी कि कह रहा है कि पोषण, श्वसन और उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रम की तुलना में किसी जीव के जीवित रहने के लिए जन्म की आवश्यकता नहीं है। किसी को मान लीजिए श्वसन करना है तो जन्म की जरूरत थोड़ी है। ये भी प्रश्न है। यहाँ दूसरी ओर जीव की संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, ये भी इसका प्रश्न है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे। आखिर जीव जो जन्म करते हैं, जन्म करने में बहुत सारा ऊर्जा व्यस्त होता है। आखिरकार ऊर्जा व्यर्थ का है भाई जन्म में क्यों करे, जब उसको पोषण के लिए जरूरी नहीं है, श्वसन के लिए जरूरी नहीं जनन है, उत्सर्जन के लिए जरूरी नहीं जनन है, तो आखिर ऊर्जा जो लगता है जन्म करने में आखिर क्यों करे भाई, उसका कारण क्या है। जो उसे जीवित रहने के लिए आवश्यकता ही नहीं है। बात तो सही है कि जो जीवित रहने के लिए उसको आवश्यकता ही नहीं है, आखिरकार हम उसमें झूठों के ऊर्जा क्यों व्यर्थ करें। सवाल यह है, कहता है। अगला कह रहा कि कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजने के अत्यंत रोचक होगा। यानी कि कह रहा है कि कक्षा में यदि हम इसका उत्तर खोजें तो अत्यंत रोचक माना जाएगा। ये भाई सचमुच में एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमें देना है। कह रहा है कि इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि वे विभिन्न जीव के लिए दृष्टिगोचर होते हैं। परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसीलिए दृष्टिगोचर होते हैं। यानी कि जो भी उत्तर दिया जाएगा, जितने संसार में आप सभी जीव जंतु देख रहे हैं, जैसे आदमी देख लिए, कुत्ता देख लिए, भेड़ बकरी, जितने सारे पेड़ पौधे, जितने सारे जीव आप देख रहे हैं संसार में, यदि इसका उत्तर मिलेगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वो लोग हमें अभी तक दिख क्यों रहे हैं, ये इसमें स्पष्ट हो जाएगा। आगे अगला कह रहा है क्योंकि वे जन्म करते हैं। यदि वह जीव एकल होता और कोई भी जनन अपने द्वारा सदृश्य व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता, और कोई भी जीव जो है कि जनन के द्वारा जीव की उत्पत्ति ही नहीं करता, तो संभव है कि हम उसके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। यानी कि हमें जो है उसके अस्तित्व का पता ही नहीं चलता। जैसे मान लीजिए कि कोई एकल जीव रहता, वो मर गया, वो जनन ही नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वह जनन ही नहीं करेगा तो अगला जीव उत्पन्न ही नहीं होगा, और जब अगला जीव उत्पन्न ही नहीं होगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका अस्तित्व लंबे समय तक रहता। जैसे हम लोग का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, परदादा, बाबा, पापा, फिर हम लोग के बाल बच्चे, एक पीढ़ी से पीढ़ी दर चला रहा है। इसलिए अगली पीढ़ी जो हमें देखती है तो कहती है कि भाई ये संसार में भी उपलब्ध हैं। यदि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं देहात भाषा में, यदि कोई शादी ही नहीं करता है तो उसके बाल बच्चा तो वहीं ख़त्म हो गया, वो शादी नहीं किया। उसी प्रकार से यदि कोई जनन ही नहीं करता तो आगे संसार को मतलब एक जो बनता है एक पीढ़ी दर पीढ़ी, वो बन ही नहीं पाता। कह रहा है कि किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या यह हमें उसे अस्तित्व का ज्ञान कराती है।
यानी कि विशाल संख्या हमारे पास ये उपलब्ध है। जैसे गाय की बहुत सारा संख्या है, मानव में बहुत सारी संख्याएं हैं। जब कहीं हम लोग घूरने जाते हैं तो बंदर के भी बहुत सारी संख्याएं हैं, क्योंकि वे जन्म द्वारा अपने संतान के संतति को क्या मतलब कांस्टेंट रखे हैं, इसलिए हमें दिखाई देते हैं। कह रहा कि हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं, यानी कि दो जो जीव हैं वो एक ही प्रकार के सदस्य हैं। सामान्यतः वे हमेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। अतः जन्म करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उन्हें समान दिखाई देते हैं। यानी कि संतति, जिसे मान लीजिए कि मानव का आदमी तो कभी मानव जब जन्म करेगा तो मानव ही उसका बच्चा होगा। गाय भैंस यदि करेंगे तो जानवर ही उसका, गाय का बछड़ा बछड़े गाय का लिंगन ही होगा। 4 गो पैर जो चल रहा है उस पर जैसे चल रहा है, जैसे दिखता है वैसा ही दिखेगा। तो यही कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि कोई जीव जन्म कर रहा है तो अपने जैसे संतति को ही उत्पन्न करेगा, अलग प्रकार संतति को उत्पन्न नहीं करेगा। अपवाद में एक आध दो परिघटना ऐसे न्यूज में हमको देखने के लिए मिलता है, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो इसके ये अपवाद में लेकर चलेंगे हम लोग, न कुछ मान ले कि नहीं ऐसा ही होता है। अगला कह रहा है कि क्या जीवन पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं। जो जीव होते हैं, जीव पूर्णतः अपने ही प्रकृति का सृजन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न पूछना चाह रहा है कि जैसे मानव दिखता है, यदि उसका बच्चा हो रहा है तो क्या उसका बच्चा उससे जैसा दिखेगा कि अलग दिखेगा, ये पूछ रहा है। तब यहाँ पे इसका कहना होता है कि विभिन्न जीव की अभिकल्प, आकार, आकृति समान होने के कारण वे एक दूसरे के प्रतीत होते हैं, होने के कारण ही वे सदृश्य प्रतीत होते हैं। सदृश्य का मतलब होता है समान दृश्य वाले। जैसे मानव का बच्चा मानव ही लिंगन होगा, तो यही कह रहा है कि उसका अभिकल्प यानी कि किस तरीके से बनावट है, आकार कैसा है, आकृति समान होने के कारण, यानी कि आकृति वगैरह सब समान है, इसलिए मानव का बच्चा मानव ही दिखता है। अगला कह रहा है कि शरीर का अभिकल्प समान होने के कारण उसका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः आप आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में इसको आप देख चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र। ब्लूप्रिंट का जो मतलब होता है यहाँ पे समझिएगा, ये जो ब्लूप्रिंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ब्लूप्रिंट का जो मतलब होता है कि उसका ढांचा। जैसे मान लीजिए कि घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है कि घर किस प्रकार से रहेगा, उसका पिलर कहाँ रहेगा, किचन किस स्थान पर बनाना है, बाथरूम कहाँ पे रहेगा, सोने वाला जो जगह है वो कहाँ पे रहेगा, जो खाना बनाने वाला घर किचन में कहाँ रहेगा, और भंडार गृह कहाँ रहेगा, देवता वाला घर कहाँ रहेगा। तो सब एक प्रकार के अलग अलग भाग पर कैटेगराइज किया गया है। उसी प्रकार से पहले मतलब कि ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, और उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार इंजीनियर को हम दे देते हैं, वो क्या करता है, तैयार कर देता है। यानी कि एक तरीका से हम सूचना उसको ट्रांसफ़र किए कि ले भाई ऐसा तुम बनाना। यही पे अब आगे कह रहा है यहाँ पे कि कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं जी। आवाज़ क्लियर हो, थोड़ा सा आवाज़ को चेक कर लीजिए। कह रहा है कि कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के, कोशिका के, मान लीजिए कि कोई कोशिका है, थोड़ा सा सादा प्योर यहाँ पर यही देखे हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर मिलेगा हमको केंद्रक मिलेगा डबल स्टैंडर्ड वाला गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से रहता है बनल। गुणसूत्र मिलेगा, गुणसूत्र को जब हम फाड़ करके देखेंगे ना भैया, तो एकरे अंदर मिलने वाला है हमको डीएनए। इसी के अंदर हमको क्या मिलेगा, डीएनए। तो वही कह रहा है कि गुणसूत्र में डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, के अणुओं में आनुवंशिक गुण का संदेश होता है। यानी कि जब जीव जन्म करते हैं तो
आखिर वो छोटा जब बच्चा होता है या फिर जन्म करते हैं, तो जैसे हम इंफॉर्मेशन दिए इंजीनियर को बनाने के लिए भाई ऐसे तू घर बनाना, उसी प्रकार से जब अगला पीढ़ी जब बन रहा होगा या फिर बच्चा का जब जब सृजन निर्माण होता है कोशिका से, जिसको बोलते हैं युग्मनज, उसमें जब बनता है तो आखिर कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा उसको कि ले भाई बच्चा ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन जाने देने का काम करता है वो डीएनए करता है कि दुइये को आँख बनाना है भैया, दुइये को हाथ बनाना है, दुइये को पैर बनाना है, किस आकार का बनना चाहिए, कितना लंबैया होना चाहिए, ये डीएनए पर डिपेंडेंट करता है। डीएनए आता कहाँ से है? तो डीएनए उनके माता पिता जो होते हैं उनके शुक्राणु और अंडाणु में जो होता है उससे डीएनए यहाँ पे प्राप्त होता है। और डीएनए इंफॉर्मेशन देकर के अगला जो भ्रूण जो बनता है अगला बच्चा का निर्माण कर देता है। कभी कभार डीएनए का इंफॉर्मेशन में गड़बड़ा जाता है, जब आपात स्थिति कभी आती है ऐसी, तो डीएनए का इंफॉर्मेशन गया गड़बड़ा, और जब गड़बड़ा गया तो डीएनए का इंफॉर्मेशन गड़बड़ाने के कारण उसका आँख या फिर उंगली 5 की जगह कोई देखेंगे 6 को निकल जाता है, या फिर उसका शरीर का बनावट बिढ़ौल तरीका का हो जाता है। तो डीएनए का इंफॉर्मेशन भी कभी कभार क्या होता है, गड़बड़ाते हैं। अगला कह रहे हैं कि जो संतति के समान पीढ़ी में जाता है, जैसे मान ली कि जो बनने वाला है उसमें समान वही कि डीएनए इस संदेश लेकर के जाता है। अगला कह रहा है जो जनक के संतति से समान पीढ़ी में जाता है, कह रहा है कि कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु निहित होती है। डीएनए जो है, डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण निहित रहता है, यानी कि प्रोटीन उसमें भरा हुआ होता है। इस संदेश के भिन्न मतलब अलग होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि डीएनए का संदेश क्या बना, संदेश अलग यदि बनता है तो प्रोटीन भी क्या बनेगा, उसका अलग ही बनेगा। विभिन्न प्रोटीन के कारण शरीर के आंतरिक अभिकल्प में विविधता देखने के लिए हमें मिलती है। जैसे प्रोटीन हमें अलग अलग मिला, तो यह बात 100% सत्य है कि प्रोटीन यदि अलग हमें देखने के लिए मिल रहा है तो उसके जो अभिकल्प यानी कुछ शरीर जो बनेगा उसमें भी विविधता कुछ न कुछ हमें अलग प्रकार की दिखाई देने के लिए मिलेगी, क्योंकि प्रोटीन ही क्या कर रहा है, आंतरिक संरचना बना रहा है। जैसे कोई आदमी के देख रहे हो कि कोई बौना ही आदमी रह जाता है, तो वो प्रोटीन के डिसऑर्डर के कारण ऐसा हो रहा है। प्रोटीन उस समय कहीं ना कहीं अलग बना तो वो प्रोटीन जैसे कि बढ़ने ही नहीं दिया उसको। अगला कह रहा है अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्राकृतिक बनना है, यानी कि जनन की जो मूल घटना है वो डीएनए पर ही डिपेंड कर रहा है। यदि डीएनए का इंफॉर्मेशन गड़बड़ाया तो सारा चीज़ गड़बड़ा जाएगा। तो ही कह रहा है कि अतः जनन की जो घटना है वो डीएनए की प्रकृति बनाना है, यानी कि जनन का मुख्य काम क्या है, डीएनए के फोटोकॉपी बना देना। प्रकृति का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी, प्रतिकॉपी कहते हैं फोटोकॉपी को। उसी प्रकार से डीएनए का काम है फोटोकॉपी तैयार करना। डीएनए की प्रकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रसायनों का उपयोग करती है। जैसे शरीर से हार्मोन वगैरह जो होता है ना, वो रसायन का क्या करती हैं, उपयोग करती हैं कोशिकाएं। डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए, फोटोकॉपी तैयार करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है कोशिकाओं के द्वारा। जैसे टेस्टोस्टेरोन हमारे विषय में पाया जाता है, और वहाँ सुरक्षा के लिए जो गर्भाशय में जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हार्मोन होता है, वो अलग अलग प्रकार क्या है, सब केमिकल ही है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतियां बनती हैं। जनन कोशिका में कई प्रति फोटोकॉपी बनता है, 2 फोटोकॉपी बनता है। जनन कोशिका में 2 प्रति लोग बनाते हैं, तथा उसका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। जैसे अमीबा में देखते होंगे ना, विखंडन के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर, यदि जो कोशिका अपना दूसरा बनाने वाला है उसी में रखकर दूसरी प्रकृति उसके बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा। कहा कि जैसे ए ओ के बना
दो प्रति बनाया, एक को ओकरे में रख दिए, एक को बाहरी निकाल दिए, डीएनए के बाहरी निकाल दिए। तो भाई मेरे सिर्फ और सिर्फ डीएनए बाहरी निकाले हैं अभी। आगे देखिए क्या कहता है, क्योंकि दूसरी प्रकृति के पास वैसा है जैव प्रक्रम के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिका संरचना तो नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि एगो में तो जैसे दो गो डीएनए बना, तो एगो में तो संरक्षण कोशिका है संरक्षण करने का, उसका निर्माण करने का, लेकिन दूसरा का जो डीएनए हमको प्राप्त हुआ, जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आइए देखिए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो एगो कोशिका है, यहाँ पे डीएनए दो भाग में यहाँ पे बांटा, एक डीएनए ने बना डीएनए, अब एक डीएनए ए ने बना। यदि मान लीजिए कि ये यदि मूल है, अभी अपना डीएनए दूसरा की तरफ ट्रांसफ़र इधर कर रहा है इस साइड, तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए भी ट्रांसफ़र किया करो, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ डीएनए ट्रांसफ़र किया। तो वही यहाँ पे कह रहा है, कहने गया हाँ, कि इसलिए एक प्राकृतिक डीएनए बनने के साथ साथ दूसरी कोशिका सॉरी यहाँ नहीं थे हम लोग, क्योंकि दूसरी प्रकृति के पास जैव प्रक्रम अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिका संरचना तो नहीं होगी। बात सही है कि दूसरा सिर्फ डीएनए गया है, दूसरा में सिर्फ क्या गया, डीएनए वो मेन था, अब इन्हें सिर्फ डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है। तो वही कह रहा है, तो इसीलिए डीएनए की प्रकृति बनाने के साथ साथ डीएनए की प्रकृति बन रहा होता है, उसके साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचना में सृजन होता रहता है, संरचनाओं में सृजन भी होता रहता है। जैसे डीएनए बना तो उसका कोशिका में सृजन भी होता रहता है, यानी कि उसका बनता रहता है कि अगला जब इसको कोशिका बनाना होगा वो भी उसको में गुण ट्रांसफ़र होते रहता है। जैसे मादा वाला में होगा वैसे डॉटर सेल में भी होगा। इसके बाद डीएनए की प्रतिक्रिया विलग हो जाती है। इसके बाद डीएनए की जब मान लीजिए कोशिका के रूप में पूरा मतलब गठित हो गया, इसके बाद डीएनए की प्रति क्या होगी, दोनों क्या बीच से क्या होंगे, अलग होंगे, यहाँ से कट जाएंगे और इसे दो संतति का निर्माण हो जाता है, विलग हो जाती है और परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका ही बनाती है। एक कोशिका विभाजित होकर कितना कोशिका बना रही है, दो कोशिका यहाँ पे बनाएगी। इनका कहने का सेंस ये है कि भैया सिर्फ और सिर्फ डीएनए हम अलग कर देंगे ना तो नहीं मामला बनेगा, उसके साथ साथ उसका जो कोशिकीय संरचना जो है ना वो भी अनुरक्षण हेतु वहाँ पे जाना चाहिए कि कोशिका अगला प्रश्न नहीं बना सके फिर वो जब ये भी। तो सिर्फ डीएनए ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसका जैव प्रक्रम का अनुरक्षण जो करता है वो भी ट्रांसफ़र उस वहाँ पे सेम कोशिका बनना भी चाहिए। अगला कह रहा है कि यह दोनों कोशिकीय यद्यपि एक समान होते हैं, बात सही है। जब मान लीजिए कि एक ही चीज़ से टूट करके बना है तो दोनों कोशिका एक समान लिगन रहेगा, यहाँ भी केंद्रक यहाँ भी केंद्रक, दोनों बढ़ जाता है। परंतु क्या वे पूर्ण रूप से समरूप होंगे, पूर्ण रूप से समरूप होंगे? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकृति की क्रियाएं कितने यथार्थ से संपादित होती हैं। यदि मान लीजिए कि डीएनए की प्रक्रिया बना तो कितना सही तरीका से बना है इस पर डिपेंड करता है। कोई भी जैविक रासायनिक प्रक्रिया पूर्णवेशी विश्वसनीय नहीं होती। यदि जैव रासायनिक शरीर में बन रहा है तो यहाँ पे कहने का सेंस है इसका कि वह विश्वसनीय नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नताएं आएगी। हो सकता है कि कुछ अलग प्रकार के भी इसमें हो जाए। परिणामतः बनने वाले डीएनए की प्रतिक्रिया एक समान तो होंगी, मतलब डीएनए की प्रकृति एक समान होगी, परंतु मौलिक डीएनए का स्वरूप नहीं हो सकता है। जिससे मान लीजिए कि जिस तरीका से माता है उसी तरीका से ही दिखने लगे वैसा संतान उत्पन्न नहीं होगा, कुछ न कुछ प्रकृति में चेंज जरूर उसमें होगा। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो गई हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो कि डीएनए की नई प्रकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित ही नहीं हो पाए। यानी कि डीएनए मतलब इतना उग्र हो गया हो, यानी कि इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा चल गया हो। जैसे मान लीजिए कि इंजीनियर का घर बनाने के लिए दिए हैं,
और 4 को 5 को लेबरों को दी कि ना साहब से थोड़ा सा ऐसे बनाइए ना, इधर से घर के बना लीजिए ना, बहुत बढ़िया रहेगा। डीएनए तो दिए हैं, लेकिन रासायनिक जो वहाँ पे अगल बगल उपस्थित हैं वो यदि उन लोगों को सहायता कुछ कुछ कर देते हैं, या फिर उन लोगों को कुछ अलग बगल मतलब दे देते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। अतः संतति कुछ का समान होते हुए भी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी कि उनसे अलग भी हो सकते हैं। यदि रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यदि हो रहा है तो डीएनए थोड़ा सा इधर उधर हो भी सकता है, क्योंकि दिखने में ना होता है कि कोई माता लिगन नहीं दिख रहा है, ऐसा होता है। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। जनन में होने वाली यह जो है जैव विकास का क्या होते हैं, आधार होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग अगले अध्याय में करेंगे कि जनन विकास का अधिकार जो चैप्टर है अगला अध्याय पढ़ने के लिए उसका। आगे देखिए, अगला है कि विभिन्नता का महत्व। आखिर विभिन्नता का महत्व, विभिन्नता अलग अलग क्यों है भाई, उसका महत्व क्या है। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों विशिष्ट पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जीवों में एक स्थान ग्रहण करते हैं, एक पारितंत्र में जो भी जो यहाँ पे चल रहा है पारितंत्र, उसको हम एक स्थान एवं निकेत ग्रहण करते हैं। निकेत का मतलब होता है उसका घर। जन्म के दौरान डीएनए की प्रकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि जीव का जो शरीर कैसा बनेगा उसके लिए डीएनए की प्रकृति और संरचना और डिजाइन के लिए डीएनए की प्रकृति होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा नहीं हो सकता है अगला आदमी का निर्माण, जब डीएनए इंफॉर्मेशन ही न दे बढ़िया से। जैसे कहा जाता है कि जापान पर परमाणु बम पटकाया, परमाणु बम जब पटकाया तो वहाँ उसको फटने से जो गैस न्यूक्लियर वहाँ पे न्यूक्लियस निकली, वो आदमी के डीएनए में जा करके डीएनए का इंफॉर्मेशन ही बिगाड़ दिया है। इसी के कारण से कहा जाता है कि कोई भी आज तक सही तरीक़ा से जन्म नहीं लेता है, कोई के पैर, कोई के आँख, कोई के हाथ, ये सब डिसऑर्डर रहता ही रहता है उसको हमें देखने के लिए मिलेगा। अगला कहता है के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो उसे विशिष्ट निकेतन योग बनाती है। अतः किसी प्रजाति का स्पीसीज की समावेशी अस्थायी रूप से संबंध जनन से है। यानी कि कोई स्पीसीज आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो जनन ही कर रहा है, जनन यदि नहीं करता तो स्पीसीज आगे की ओर नहीं बढ़ता। परंतु निकेतन के अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों को नियंत्रण से बाहर तथा पृथ्वी का ताप कम अधिक हो सकता है, जल स्तर, यानी कि कह रहा है कि परंतु निकेतन में यानी कि उसका जो बनावट है उसमें रहने के स्थान में कुछ परिवर्तन भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, तो पृथ्वी का तापमान अगर कम अधिक हो जाए, जल स्तर में परिवर्तन हो जाए, अथवा किसी उल्का पिंड टकराने के, जैसे मैंने उदाहरण यदि एक सविष्ट निकेतन के अनुकूल है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग वातावरण में अनुकूल हैं, हम लोग बिहार के रहने वाले, यदि मान लीजिए कि अभी एकाएक ठंडी के मौसम चल रहा है, यदि हम चल गए कश्मीर में, ठंडी के मौसम चल रहा है, यदि हम कश्मीर में चल गए तो क्या हाल होगा, एक तो ठंडा एक और ठंडा, उस लायक हमारा शरीर जो है से बना ही नहीं है। जब शरीर आखिर बनता तब ना उस लायक, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सब दिन जन्म वहीं लेते हैं तो उस लायक शरीर मेरा सहनशीलता क्षमता उस समय बढ़ जाता, उस लायक, उस मतलब कि जीने के लायक उस इन्वायरमेंट में। लेकिन अभी बिहार का रहने वाले हैं, हम लोग को मॉडरेट चाहिए वातावरण, और वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, एकाएक चेंज होगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देगा, या तो रहबे नहीं करेंगे, दो चीज़ हो सकता है। तो यही कह रहा है कि जल स्तर में परिवर्तन हो जाए या फिर उल्का पिंड टकरा जाए, उल्का पिंड टकराएगा तो गर्मी एकाएक बढ़ेगा। तो उस परिस्थिति में जैसे मान लीजिए कि जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज होता था तो उन लोग अपना एक स्पीशीज बना कर तैयार कर दिए, लेकिन उल्का पिंड टकराने से उनका सारा प्रजाति ही नष्ट हो गया। तो हम लोग मैमिल से धीरे धीरे उत्पन्न लिए हैं। तो कहीं ना कहीं यदि पृथ्वी अपना तापमान में चेंजिंग करता है, वातावरण चेंजिंग करता है, जल में परिवर्तन होता है, उल्का पिंड टकराता है, तो यदि एक विशिष्ट अपने निकेतन के अनुकूल तथा निकेतन कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, अथवा वे समिष्ट का समूल विनाश भी संभव है। हो सकता है कोई स्पीसीज मिट जाए, जैसे
डायनासोर खत्म, कहानी हो गया। परंतु यह विशिष्ट जीव के कुछ विभिन्नताएं होगी, उसके जीवित रहने की कुछ संभावना तो होगी। जैसे आज भी उस प्रकार के देखने के लिए मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा जंगलों में देखने के लिए, जो हमें अमेजन जैसे जंगल में। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं को कोई समष्टि तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाए, अधिकतर जीवाणु व्यष्टि के कारण मर जाएंगे। अभी ही मान लीजिए कि जैसे घर में हम लोग हैं, एकाएक क्या हो जाए कि सूर्य जो है, एकाएक मतलब कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सूर्य जो पृथ्वी के एकदम नज़दीक आ जाए, तापमान जाएगा बढ़, झुलस के सब मर जाएगा। हो सकता है कि कुछ बच जाए जो बिल के अंदर अभी है, या फिर जिस ओर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े उस समय उधर के आदमी बच जाए। लेकिन पड़ा तो समझिए एकाएक जब सूर्य का प्रकाश तेज होगा और गर्मी बढ़ेगी तो जितने सारे ग्लेशियर सब के सब पिघलना चालू कर देंगे, जल का स्तर तेजी से बढ़ जाएगा, स्थल पर गर्मी इतनी तेज हो जाएगी कि आदमी मर जाएगा। एकाएक परिवर्तन में कुछ ना कुछ तो, यदि कुछ बचेगा भी तो उसका जब अगला स्पीसीज आएगा ना तो ऐसा ही सहनशीलता और क्षमता वाला जन्म लेगा। परंतु उसमें प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन जीव भी जीवित रह सकते हैं। जैसे जो जिसको ऊष्मा में जीने का अभिलाषा हो, मतलब कि जीवन का जीने का उसका क्या हो गया है, वो बन गया है कि नहीं हम इस वातावरण में जी सकते हैं, तो वो कुछ बचेंगे। अगला कह रहा है कि विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं। तो विभिन्नताएं जो हैं ये स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए में रखने में, उत्तरजीविता का मतलब होता है कि जब जीव समाप्ति के कगार पर पहुंचता है, जैसे में मौर्य काल हम लोग पढ़ते हैं तो उत्तर मौर्य काल, सॉरी क्या बोलते हैं, मुगल काल जब पढ़ते हैं तो उत्तर मुगल काल भी हम लोग पढ़ते हैं। तो उत्तर का मतलब कि जस्ट समाप्ति होने के कगार पर वो है, और उसका कुछ कुछ आस अंश हमको दिखाई देता है, जो मुसलमान लोग भी या फिर जो मुस्लिम लोग हैं भारत में उनका दिखाई देता है। तो जो समाप्ति के कगार पर है उसे क्या कहते हैं, उत्तर। यदि उसका एकदम क्या होना है, समाप्ति होने वाला है, तो उत्तर जीविता बनाए रखने में से उपयोगी होंगे। जैसे डायनासोर मरे तो हैं, लेकिन उसका कुछ न कुछ अंश जो है पृथ्वी पर अभी भी है, जैसे अमेजन जैसे जंगल में देखने के लिए मिलता है। अभी कह रहा है क्या ये भैया प्रश्न में कह रहा है कि डीएनए प्रकृति का प्रजनन में महत्व बताइए। ले भैया तकनी से डीएनए की इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो डीएनए का प्रकृति के महत्व पूछ रहा है। भाई साहब डीएनए के बिना मदर सेल जो है इसका डॉटर सेल का जन्म ही नहीं दे सकती है। यदि डीएनए नहीं रहेगा तो डॉटर सेल जो जन्म लेगी उसमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम डीएनए करती है, और डीएनए नहीं रहेगा तो इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगा, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा, जन्म निर्माण ही नहीं होगा। डीएनए का ये प्रजनन में महत्व है। अगला कह रहा है कि जीवों में विभिन्नताएं स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि मतलब जीव के लिए क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे माता पिता मान लीजिए कि गोर हुआ करते थे, किसी प्रकार से हम काला हो गए, तो स्पीसीज तो सेम टू सेम हम हैं, परंतु व्यष्टि के लिए क्यों नहीं। यानी कि व्यष्टि के लिए जैसे मान लीजिए हम काले हो गए यदि, तो हमारा जो निचला पीढ़ी आएगा ना वो काला ही जाएगा, परंतु व्यष्टि के लिए लाभदायक, यानी कि जो जीव था उसके लिए लाभदायक नहीं है। या फिर एक एग्जाम्पल और, जैसे मान लीजिए कि हमारे माता पिता के समय, या फिर जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी के एक छोर पर यहाँ पे गर्मी पड़ रहा था, पहले हम लोग यहाँ पे रह रहे थे, अब किसी कारणवश वहाँ से हम लोग हट करके चल गए कश्मीर में रहना चालू कर दिए। तो जिस प्रकार से हमारे माता पिता थे उस प्रकार से क्या हम लोग होंगे, तो भैया कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। तो इनके लिए लाभदायक तो नहीं हुआ, क्योंकि वह जिए पृथ्वी की छोर पर, हम लोग आए पृथ्वी की छोर पे, तो हमें लाभदायक नहीं हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन, ठंडा बहुत ज़्यादा है, यहाँ रहने का पहाड़ी इलाका हम लोग रह रहे हैं, यहाँ अलग एफोर्ड करना पड़ेगा, परंतु बेस्ट इनको लाभदायक नहीं होगा। लेकिन हम लोग छोटे से यहाँ रहना चालू कर दिए तो हम लोग को लाभदायक हुआ है, वैसा ही हमारा स्पीसीज आगे की ओर बढ़ेगा। ये इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन आंसर का जो है उसको हम वीडियो को लास्ट में बताएंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर कहाँ देंगे, से सब चीज़ के दे देंगे आंसर। अगला कह रहा है क्रियाकलाप एगो है, क्रियाकलाप
क्रियाकलाप। आइए देखते हैं क्रियाकलाप। 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी घोल दीजिए। 100 ml जल लीजिए, प्रखनली में 10 ग्राम चीनी डाल दीजिए। एक प्रखनली में इस विलयन का 20 ml लेकर, एक प्रखनली में इस विलयन को उठाइए और 20 ml लेकर उस एक चुटकी में ईस्ट में डाल दीजिए। ईस्ट, एगो ईस्ट आता है, ईस्ट उसमें डाल दीजिए। प्रखनली के मुख को रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रख दीजिए। अब प्रखनली क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि प्रखनली होगा, इसमें 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी का घोल डालना है। 100 ml जल रहेगा तो उसमें 10 ग्राम चीनी। अब ये घोल को उठा करके तनी सुन 20 ml इसको में डाल दीजिए। एक में डालने के बाद अब क्या कह रहा है कि इसको मुंह को रुई से क्या कर दीजिए। अब इसको ले जा करके कहीं गर्म स्थान पर, जहाँ पे ज़्यादा मतलब सूर्य की रोशनी आ रही होती है, वहाँ पर क्या करेंगे, हम रख देंगे। गर्म स्थान पर इसको हम रख देंगे। 1 से 2 घंटे के पश्चात प्रखनली में ईस्ट संवर्ध की 1 बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लिप पर रखिए। कवर स्लिप पर रखिए, यानी कि 1 बूंद स्लाइड लेना है, शीशा का स्लाइड रहता है ऐसा, उस पर 1 बूंद रखिए। 1 बूंद इसे खूब सिंचुआ देना है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड को परीक्षण कीजिए, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या करना है, देखना है। देखने के बाद क्या मिलेगा हमें, वहाँ पे ईस्ट दिखाई देंगे कि नहीं देंगे। अगला, डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडा स्थान में रख दीजिए ताकि उसमें नमी बना रहे। अंधेरे स्थान पर रख दीजिए, उसको छोड़ दीजिए अंधेरे स्थान पर रख करके। आवर्धन लेंस की सहायता से स्लाइड पर अब टुकड़ा को रख करके निरीक्षण कीजिए, क्या उसमें दिखाई देता है। आपने 1 सप्ताह में परीक्षण कॉपी में रिकॉर्ड को लिखिए। 1 सप्ताह ऐसा करना है, कॉपी में लिखिए क्या क्या दिखाई देंगे। अरे ऐसे ही रोटी के रखता है तो भुआ जाता है सब, ओकरा बहुत सारा क्या लगता है, कवक लग जाते हैं। तो इसमें ढेर सारा फफूंदी लग जाते हैं। रोटी को यदि अंधेरे में रख दिया जाए तो काला काला कुछ पड़ जाता है। अगला कह रहा है कि ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए। यानी कि ईस्ट में कितना का वृद्धि हो रहा है, दूसरा में कवक लग जाए तो कवक में कितना वृद्धि हो रहा है कीजिए। अब इसका अंतर, इसमें क्या अंतर है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना है। भाई क्रियाकलाप है तो क्रियाकलाप तो अभी हम ऑनलाइन करा के दिखा नहीं सकते हैं, इसके लिए ऑफलाइन भी आना पड़ेगा। कह रहा है इस चर्चा के बाद की जनन किस प्रकार से कार्य करता है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे विभिन्न जीवों के जनन की विधि उसके शरीर के अभिकल्प पर डिपेंड करती है। उसका शरीर किस प्रकार का है इस पर डिपेंड करती है। पहला जो भाग आपको है, आइए जनन हम पढ़ते हैं विखंडन के द्वारा। पहला भाग क्या है, विखंडन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। कहता है कि एक कोशिकीय, क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा, कोशिका विभाजन या विखंडन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें जो जीवों की उत्पत्ति का मेन कारण है वो या तो विखंडन के द्वारा, ना तो कोशिका विभाजन के द्वारा हो रहा होगा। विखंडन के अनेक तरीके प्रेरित किए गए हैं। विखंडन अनेकों प्रकार से होते हैं। अनेक जीवाणु, प्रोटोजोआ कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त किए जाते हैं। 2 बराबर भागों में यह अलग अलग होते हैं। अमीबा जैसी जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। इसका कोशिका विभाजन कोनो भी तल से हो सकता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। कोई सी भी तल से, जैसे मान लीजिए कि नीचे से, ऊपरे से, अगल से, बगल से, किन्हीं तल से हो सकता है कोशिका में, कोई तल से, क्योंकि ध्यान दीजिए। अगला कह रहा है अमीबा की अस्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए, परीक्षण कीजिए, यानी कि देखिए उसको। इसी प्रकार अमीबा के द्विखंडन की अस्थायी स्लाइड परीक्षण कीजिए, यानी कि उसको भी देखिए। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए। जैसे ये कह रहा है प्रयोग करने के लिए, जब वैज्ञानिक आदमी बनता है तो इसी प्रयोग करता है बार बार। हम लोग के पास तो टाइम नहीं है भाई, ओकरे में क्रिकेटो खेल लेना है, तरी सा बतियो लेना है, तरी सा घुरियो लेना है,
सब कुछ यही में करना है, तो कहाँ से हो सकता है। तो चलिए परीक्षण करने का प्रयास करेंगे। आइए ऑफलाइन कभी आप लोग व्यवस्था किया जाएगा। परंतु कुछ कोशिकीय जीवों की संरचना, शारीरिक संरचना जो है अधिक संगठित होती है। उदाहरण के लिए कालाजार के जो रोगाणु होते हैं उसको देख लीजिए, लेशमेनिया के कोशिका जो होते हैं उसको देख लीजिए। लेशमेनिया के कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होता है। एक सिरा पर कोड़े जैसे एक थोड़ा सा सूक्ष्म संरचना होता है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल होती है। ये जो लेशमेनिया जो कोशिका है उसको में कोड़ा के समान ऊपर में एक सूक्ष्म संरचना बना होता है। ऐसे जीवों में द्विखंडन होता है और इसका तल जो होता है निर्धारित होता है कि इस तल से होगा। लेकिन कालाजार में भी रोगाणु में भी एक तल होता है, उसमें डिपेंड करेगा कि कौन से तल से होगा। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, यहाँ पे आइए, ये आपको है लेशमीनिया। ये जो दिखाई दे रहा है क्या है आपको, लेशमीनिया है। ध्यान दीजिए कोड़े के समान एक सूक्ष्म बन रहा है यहाँ पे, देखो कैसे ऊपरे, ध्यान दीजिएगा। ये कोशिका ये वाला है, इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोड़ा का समान कुछ संरचना दिखाई दे रहा है ना। ये धीरे 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 क्या हो रहे हैं, देखो यहाँ से अलग हो गया, सी में देखिए कुछ और थोड़ा सा अलग भाग बना। पहले तो जब वो अलग होगा तो हम लोग डीएनए भी तुरंत पढ़े हैं कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक अलग होता है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, बड़ा करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे केंद्रक, यहाँ पे कोड़ा के समान एक संरचना लेशमेनिया में, ये केंद्रक कोड़ा के समान कोड़ा संरचना थोड़ा सा बढ़ा है। फिर यहाँ केंद्र देखो दो भागों में विभक्त होना चालू हो गया है। ये अवस्था में डीएनए भी मटल है। अब ये अवस्था में क्या हुआ कि यहाँ पे डीएनए जो अलग हो गया, अब यहाँ पे संरचना बन रहा है कि ये भी डीएनए अलग प्रकार के कोशिका का निर्माण कर रही है। इंफॉर्मेशन दोनों में ही रहेगा, लेकिन ये भी डीएनए अलग प्रकार की कोशिका निर्माण कर रही है। यानी कि दोनों को दोनों डीएनए जो है से डीएनए में कोशिका निर्माण अलग अलग कर ली, कोशिका बनाने की क्षमता डेवलपमेंट कर ली है। अब यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। ये है लेशमीनिया। किस प्रक्रिया, द्विखंडन के कारण ऐसा कितना हो, द्विखंडन। अमीबा में भी क्या था कि यहाँ पे देखिए अमीबा सेम टू सेम था, लेकिन ये दोनों में फर्क ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि अमीबा में देखिए कोई तल नहीं है। ये जाने से चाहे होने से अलग हो सकता है। यहाँ पे ऐसे है, कोई अगर घुरा देंगे, मान लीजिए कि ऐसे बना है, इसके यदि ऊपर की ओर घुरा देंगे, ऐसे क्यों होते हैं, ऐसे कर लेगा, इसका कोई तल नहीं है। लेकिन यही लेशमीनिया में आप यदि देखते हैं तो यहाँ पे एक तल निर्धारित है। यह ऊपर से ही विभाजन होकर के बन सकता है, ऊपर से ही विभाजन होकर बन सकता है, ऊपर से ही विभाजन होकर बन सकता है। ये इसमें एक तल निर्धारित है, इसमें कोई तल निर्धारित नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ गया ये, जैसे अन्य एक कोशिकीय जीवों के माध्यम में अनेक संतति उत्पन्न करने कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। अकला देखिए क्या कह रहा है कि जैसे एक अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति, एक से अधिक संतति विभाजित होकर के बनते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। पहला क्या था, द्विखंडन, अब क्या है, बहुखंडन। दूसरी ओर ईस्ट कोशिका छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग होते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसे क्रियाकलाप 7.1 में हम लोग देख चुके थे ऊपर। अब ध्यान दो यहाँ प्लाज्मोडियम होता है बहुखंडन। आपातकाल स्थिति में इसके अंदर देखिए कितना न्यूक्लियस बना हुआ है। जरा जूम किया जाए इसको, देखिए एक से अधिक कोशिका हो रहा है तो बहुखंडन कहेंगे, लेकिन एक से दूसरे का कोशिका ही डॉटर सेल मदर सेल ही बन रहे हैं। एक गो देखिए क्या केंद्रक बना है। एक कलर को चेंज किया जाए, कैसे इसे चेंज किया जाए, आई इसको कौन ले लें, चलिए इसको ले लेते हैं। ये देखिए इसको कै को केंद्रक बना है, बहुत सारा केंद्रक बना है यहाँ पे।
तो एक कोशिका जब अनेक केंद्रक में विभाजित होकर के बहुत सारे कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन। दो को समझ गए। विखंडन में कौन कौन, द्विखंडन और बहुखंडन। अगला देखिए, अगर किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा दिखाई देता हो, जिसमें तंतु के समान संरचना कुछ एक जलीय एकत्र कीजिए। जो तंतु के समान ऊपर की ओर दिखाई देता है ना, हरा हरा कलर के, जब अंदर देखिएगा तो उसको एकत्र करना है, कि कह रहा है। ठीक है, एक स्लाइड पर एक अथवा दो तंतु रखिए, उसके ऊपर दो तंतु रख दीजिए। चलिए, स्लाइड में तो शीशा वाला साइड पर रखना है। इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालिए, कवर स्लिप से ढक दीजिए। ग्लिसरीन की बूंद डाल के कवर स्लिप क्या कर देना है, ढक देना है। सूक्ष्मदर्शी नीचे की ओर स्लाइड प्रेरण कीजिए। क्या आप स्पाइरोगाइरा तंतुओं को विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं? क्या आप स्पाइरोगाइरा तंतुओं में विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं कि कैसा कैसा इसमें ऊतक बना है अलग अलग प्रकार के? ये आपको प्रक्रिया करके क्रियाकलाप में देखना होगा। अगला कह रहा है यहाँ पे, कि सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। जो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ज़्यादातर उसमें तामझाम नहीं होता है। फेफड़ा बनाना है, लिंग्स बनाना है, और हृदय बनाना है, लीवर अलग बनाना है, आंत अलग बनाना है, पाचन क्रिया अलग बनाना है, और मन बहुत सारा तामझाम होता है। उसमें सरल विधि नहीं होती है। उदाहरण के लिए, उदाहरणतः स्पाइरोगाइरा स्वतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंडित वृद्धि कर नए जीव विकसित हो जाते हैं। यानी कि स्पाइरोगाइरा जो है से अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, विकसित टूट जाते हैं। यह 7.4 क्रियाकलाप में देख रहे हैं, उसी के लिए बारे में ही कह रहा है। जैसे क्रियाकलाप 7 के आधार 7.4 के आधार पर हमने देखा है। परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। यानी कि सभी बहुकोशिकीय जीव ऐसा ही कर लेवे, ये सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए, पहले तो प्लाज्मोडियम पढ़े हैं और प्लाज्मोडियम ही पढ़े, इसको बारे में देखिए। लेशमेनिया देखें, अमीबा देखें, ये थे, और प्लाज्मोडियम, ये सब थे एक कोशिकीय जीव। ये सब क्या थे, एक कोशिकीय जीव थे। लेकिन यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव में उदाहरण किसको, स्पाइरोगाइरा लेंगे। बहुकोशिकीय जीव में स्पाइरोगाइरा का उदाहरण लेंगे तो बहुकोशिकीय जीव है जिसमें विखंडन की प्रक्रिया भी होती है। तो बहुकोशिकीय जीव में विखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है, स्पाइरोगाइरा में। वो सब थे एक कोशिकीय, लेकिन बहुकोशिकीय। अगला, परंतु यह भी बहुकोशिकीय जीव, यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। ऐसा सभी बहुकोशिकीय जीवों में नहीं होता, सिर्फ स्पाइरोगाइरा है। वे सरल रूप से कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। ये ऐसा क्यों? इसका कारण अधिकतर बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कोशिकाओं के समूह की मात्रा नहीं होती। यानी कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कोशिकाओं का समूह की मात्रा नहीं होती है, इसलिए ऐसा होता है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती है। यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं। छोटे छोटे कोशिका मिल जाएंगे, ऊतक बनाएंगे। ऊतक ढेर सारा मिलेंगे तो अंग बनाएंगे। शरीर की स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसे सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन हानिकारक है। अव्यय क्या है, हानिकारक है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत जटिल विधि की आवश्यकता होती है। इसमें आपको जटिल विधि ही उसका ही प्रयोग करना होगा, सरल से नहीं काम चलेगा। जैसे मानव में देख लीजिए, हमारे में मतलब मानव में अनेकों प्रकार के ऊतक हैं। मानव में ऐसा होना संभव नहीं है। अगला कह रहा है, बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक
सामान्य युक्ति है या विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं की प्रकार है। आगे तो इसको मैं कुछ इसका उत्तर ऐसा कुछ क्रम दिया हुआ नहीं है, आगे चलिए। अगला ये आपको पढ़ना है पुनर्जनन। भाई कहा जाता है कि मानव जब मरेगा तो इसको पुनर्जन्म जरूर होगा। ऐसे भी ब्याह वगैरह में शपथ लेते हैं 7 जन्मों का, तो यही देखना है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। एक बार साथ ही 7 जन्म होगा। और मान लीजिए कि अगला जन्म मानने वाला मिल गया तो ओकरों में एगो शादी होगा, फिर 7 जन्म होगा, फिर ओकरों में शादी होगा, फिर 7 जन्म होगा। इसी करते करते यानी कि एक एक जन्म, एक एक जब पहले बार जब शपथ लिए थे हम लोग कि 7 जन्म निभाएंगे, तो 7 जन्म उसी चल जाता है और 7 के इसी वृद्धि में आगे की ओर बढ़ा चल जाता है, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। 7 जन्म में वो बंध ही जाता है कि कुछ जन्म। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप रहे भारत के, आपको पत्नी रह गई इंग्लैंड के। अब 7 जन्म कैसे निभेगा यहाँ पे? यहाँ पे तो 7 जन्म में फर्क पड़ गया भाई। अब निभाइएगा कैसे, आप लोग जानिए। अगला कह रहा है यहाँ पे कि पूर्ण रूपेण विभेदित, पूर्ण रूप से विभेदित जीवों में अपनी कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। कोई कोई ऐसे ऐसे जीव होते हैं जो अपनी काया यानी कि शरीर से, काया मतलब शरीर, शरीर से एक नए जीव का जन्म दे देते हैं। अर्थात यदि यह किसी कारणवश जीवित क्षत विक्षत होकर अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके एक टुकड़े से इसके अनेक टुकड़े वृद्धि के नए जीव विकसित हो जाते हैं। यानी कि जब टुकड़ा में बटेगा तो अनेकों जीव इससे क्या हो जाते हैं, बनने लगते हैं। अनेकों जीव वृद्धि के लायक हो जाते हैं। उदाहरण जैसे हाइड्रा में, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया। हाइड्रा तथा प्लेनेरिया में जैसे सरल में यदि टुकड़े काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव बना लेगा। इसका क्या हो रहा है, पुनर्जनन हो रहा है। यह पुनरुद्ध कहलाता है। पुनरुद्ध या पुनर्जन्म कहते हैं इसको। विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। पुनर्जन्म विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रमशः अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह में परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं उत्तक बनाते हैं। यह परिवर्तन बहुत ही व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्धन। यानी कि पुनर्जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवर्धन। कहता है कि परंतु पुनरुद्ध यानी कि पुनर्जनन जनन के समान नहीं है। पुनर्जनन जो है, परंतु यह पुनर्जनन के समान नहीं होते हैं। यहाँ पे 2 लैंग्वेज है, जिसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। यानी कि विशिष्ट मतलब खास कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। इन कोशिकाओं में क्रम प्रसरण के अनेक कोशिकाएं बन जाती है। क्रम प्रसरण के दौरान अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं की समूह से परिवर्तन के दौरान, यानी कि कोशिका के जो समूह से परिवर्तन हो रहा है उसके दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिका उत्तक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होती हैं। यानी कि एक व्यवस्थित होता है, क्रम के रूप में होता है, परंतु पुनर्जनन के यह समान नहीं होती है। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक जीव किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि यदि जिसमें पुनर्जनन की क्षमता नहीं है, यदि उसको हम काट देवें तो उसमें वह पुनर्जनन नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी किसी जीव में यह क्षमता होती है कि उसको काट भी दीजिए तो अलग वो प्रकार करके, यानी कि उसमें क्षमता होती है कि अलग प्रकार का जनन वो कर सके, पुनर्जनन, पुनर्वृद्धि, यानी कि अपना वृद्धि कर सके। जैसे मान लीजिए कि छिपकली का पूंछ देखे हैं, कट जाता तो फिर से जन्म ले लेता है। उसी प्रकार से हर एक, अब छिपकली से थोड़ा सा दूसरा में चल जाइए तो ऐसा, जैसे क्या ले लें एग्जाम्पल में, पूता का पूंछ लीजिए, पूता का पूंछ टेल काट दीजिए तो उसको में जन्म नहीं होगा।
तो कुछ कुछ चीज़ में ऐसा होता है। जैसे ध्यान दीजिए प्लाज्मोडियम में, यहाँ पे इसमें किया क्या गया है, ये वो प्लाज्मोडियम देखिए कई गो में पुनर्जन्म लिया है। ऐसे अकेले था, 3 गो भाग में टूटा। कौन कौन भाग में देखिए, ऊपरला भाग नीचल का बना रहा है, बीचे वाला भाग ऊपर और नीचे दोनों बना रहा है, और नीचे वाला भाग ऊपरला बना रहा है। इसमें इंफॉर्मेशन होता है, वो सब भाग अलग अलग बना लिए। तो प्लाज्मोडियम में यह पुनर्जन्म की क्षमता होती है, प्लाज्मोडियम में पुनर्वृद्ध। अब आइए मुकुलन के द्वारा, कह रहा है कि मुकुलन ये सब के सब और लैंगिक जनन में आते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा, ये विखंडन ही है। जैसे हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जन्म की क्षमता वाले उपयोग मुकुलन के द्वारा करते हैं। यानी कि हाइड्रा में कुछ जो जीवाणु प्राणी हैं वो मुकुलन के द्वारा अपना क्षमता को विकसित करते हैं। अगला कह रहा है कि हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभर कर विकसित होता है। यह उभार मुकुल मतलब होता है यह उभार जो है, उभार को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, उभार को मुकुल वृद्धि करते हुए नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग स्वतंत्र जीव बना लेता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है हाइड्रा, मुकुलन द्वारा जन्म लेगा। हाइड्रा यह देखिए एक मुकुल जो है से कि यहाँ से उभरा, यह आगे चल करके थोड़ा सा और उभार बना करके ये देखिए एक नया जीव का जन्म ले लिया। अभी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग जीव करके नया बनाएगा, फिर नया हो जाएगा। ये था मुकुलन विधि के द्वारा जन्म। अगला ये कायिक प्रावर्धन। कायिक प्रावर्धन बड़ा हो जाए, थोड़ा सा हो जाए। देखिए कह रहा है ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नए पौधा उत्पन्न कर लेते हैं। पत्ती हो, जड़ हो, उसके काया से नए पौधा का जन्म हो जाता है। अधिकतर जंतुओं में विपरीत एकल पौधा इस क्षमता का उपयोग करते हैं। जो एकल पौधा होते हैं ना, वो इस क्षमता का, जिसमें एकल पौधा के मतलब कि जैसे जिसमें पुमांग वगैरह नहीं पाया जाता है। जैसे स्त्री और पुरुष, जैसे मैंने मान लीजिए कि हम पपीता का पेड़ लेते हैं तो उसको में स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग रहते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे एकल पौधे वाले क्षमता में प्रकार होता है, लेकिन जब 2 ओले होते हैं उसमें नहीं होता ऐसा। जनन की विधि के रूप में करते हैं, जनन की विधि के रूप में एकल पौधा कर लेते हैं। पर्तन, कलम अथवा रोपण की प्रक्रिया में कायिक प्रवर्धन की तकनीकी का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए काया से उत्पन्न कर रहे हैं, तो अपने काया से कौन कौन से उत्पन्न करेंगे, जरा इसके ऊपर फोकस करेंगे। इसमें कह रहा है कि अधिकतर जैसे मैंने पर्तन, कलम अथवा रोपण की प्रक्रिया, रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीकी का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। जैसे खेती में भी कायिक प्रवर्धन का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया है गन्ना को क्या करते हैं, एक गन्ना उठाते हैं, उसको हमें काट करके गन्ना को रोप देते हैं अंदर। गुलाब के इसको भी रोप देते हैं। अंगूर में इसमें भी कायिक प्रवर्धन करते हैं। कुछ उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फलन कम समय लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम गुलाब के कायिक प्रवर्धन के द्वारा उसको एक कलम को काट करके रोप देते हैं और एक उसके बीज से हम रोपते हैं, तो दोनों में फ़र्क हमको यह देखने के मिलेगा कि जिसको हम कलम को काट करके रोपे थे ना, वो जल्दी वृद्धि करेगा, और जो बीज के द्वारा है वो धीरे धीरे, क्योंकि बीज उगने में टाइम लगेगा, फिर वो पौधा बड़ा होगा। जो कलम काट कर लगाया सीधे बढ़ के लगे हुए किए थे। तो इसीलिए इनका किसान लोग भी क्या करते हैं कि कलम को ही लगाना ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, बीज बोने से बचते हैं। अगला कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में, तो पढ़ लिए हम लोग, आगे देखते हैं। यह पद्धति
केला में भी ऐसा होता है, संतरा में, गुलाब में, चमेली में, जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोग में लेते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जिनमें बीज ही नहीं होता है। अब केला में बीज देखिएगा तो इतना छोटा होता है कि उसको में दिखाई ही नहीं देगा। केला के जो तोड़िएगा तो काला भी होता है, बीज होता है। तो जो पौधे अपने बीज उगाने की क्षमता ही खो चुके हैं, उसमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम लोग पौधे को लगा देते हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार की उत्पत्ति सभी पौधे में आनुवंशिक के रूप में जनक पौधे के समान ही होते हैं, यानी कि जैसा उसका जनक था वैसा ही यह पौधा भी उत्पन्न हुआ है। जैसे गुलाब के पेड़ हम रोपेंगे तो गुलाब ही फरेगा, दूसरा जानवर नहीं कि डीएनए सेम टू सेम उसको में लगा हुआ है। क्रियाकलाप भी देख लेते हैं थोड़ा एगो, ये क्रियाकलाप ही क्या कह रहा है। जैसे मैं कायिक प्रवर्धन के दिखाना चाहे तो देखिए, यह एक पत्ता है, इसके छोर पर से देख रहे होंगे कि डंठल निकलना क्या हो गया, चालू हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल लेने जाऊँ, मुनगा देखे हैं, मुनगा के जो पेड़ पौधा होता है उसको एक टहनी के काटते हैं और उसको वहाँ पे अध्यारोपित कर देते हैं। ये जो आपको पत्ता दिखाई दे रहा है यह है ब्रायोफिल की पत्ती है। ब्रायोफिल अपनी काया इसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए नए पौधों को क्या कर रही है, जन्म दे रही है। इसी प्रकार के ब्रायोफिल की पत्तियों की कोर पर कुछ कलियां विकसित होकर मृदा में घिर जाती है, मृदा में गिर जाती है, यानी कि अंदर चली जाती है और नए पौधे को क्या होती है, जन्म दे देती है। यह जैसे मान लीजिए यहाँ पे जोड़ इसका निकल रहा है ना, मृदा माटी के अंदर चल जाएगा और नया पौधा बना लेगा। हाँ, क्रियाकलाप था। आलू देखते होंगे, एक आलू के लिए उस सतह को निरीक्षण कीजिए, क्या कुछ शर्त दिखाई देते हैं, दिखाई तो देंगे। आलू के छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो यह गर्त और कुछ में होते ही नहीं है, कुछ में थोड़ा सा अंदर गड्ढा की ओर रहेगा, उसको आँख बोलते हैं। ये ट्रे रुई की पतली परत छिलका उसे गीला कीजिए और काली गर्त वाले टुकड़े को एक ओर, बिना गर्त वाले टुकड़े को दूसरे ओर रख दीजिए। अगले कुछ दिनों तक इस टुकड़े को होने वाले परिवर्तन को परीक्षण कीजिए और ध्यान रखिए रुई में नमी बना रहे। रुई में यानी कि एक ट्रे रुई लेना है और वही उसको जो काटे हैं ना गर्त वाला जगह पे, जो आलू के आँख बोलते हैं, जो गर्त रहता है ना, गड्ढा रहता है, वही वाला काटने हैं, उसको रुई में क्या कर देना है, रख देना है। और रुई क्या होना चाहिए, भीगा हुआ होना चाहिए, उसमें रख देना है। और ध्यान से देखिए रुई बना रहे हैं, ऐसा ना कि नमी सूख जाए तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। वे कौन से टुकड़े हैं जिनसे हरे प्रारोह तथा जड़ विकसित हो रहे हैं, उसका आपको निरीक्षण करना है, वहाँ पे बताना है। आइए मनी प्लांट के बारे में देखिए, कह रहा है एक मनी प्लांट लीजिए, इसमें कुछ टुकड़े में इस प्रकार काटिए कि वो प्रत्येक कम से कम एक पत्ती अवश्य हो, मतलब कि वो पत्ती होना ही चाहिए उसको में। 2 पत्तियों वाले केवल मध्य भाग के कुछ टुकड़े काटिए। 2 पत्ती वाला उसको मध्य भाग के टुकड़े को काट लीजिए। सभी टुकड़ों के एक सिरे को जल में डुबो कर रखिए और अगले कुछ दिनों तक उसका अवलोकन कीजिए। कुछ न कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा, जो परिवर्तन दिखाई देगा उसको कॉपी में आपको नोट करना है कि क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि क्रियाकलाप ही है। कौन से टुकड़ों में वृद्धि होती है, कौन सी नई पत्ती निकलती है, आप अपने परीक्षण में निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नहीं, इसका भी क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसको कॉपी में ऐड करिए। अब पढ़ना है हमको उत्तक के बारे में। देखिए उत्तक संवर्धन क्या है, इसे भी जान लीजिए। उत्तक संवर्धन तकनीक पौधों के उत्तक अथवा किसी कोशिकाओं के पौधों के शीर्ष वर्धमान भाग के पृथक कर नए पौधे उगाते हैं। उत्तक संवर्धन क्या करते हैं, उत्तक संवर्धन यह होता है कि उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष में वर्धमान भाग से पृथक करके नए पौधे उग जाते हैं। इस कोशिकाओं के कृत्रिम पोषण के मध्य में रखा जाता है,
जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं में छोटा छोटा समूह बनाती हैं, जैसे कैलस कहते हैं। कैलस में वृद्धि होकर विभेद हार्मोन युक्त अन्य माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। पौधों को फिर मिट्टी में रोपा जाता है, फिर इसे विकसित होकर फिर जिसमें कि वृद्धि विकसित होकर पौधे बन जाते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधों के संक्रमित मुक्ति की परिस्थिति उत्पन्न किए जाते हैं। इस तकनीक का उपयोग सजावटी पौधे के धर्म में किया जाता है। जैसे सजावटी वगैरह जो गाड़ी वगैरह सजता है उसमें करते हैं इसका प्रयोग।